हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, यदि आप भी सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो फ्रेंड्स आपके लिए समय बहुत ही कम है, क्योंकि आपका परीक्षा जो है 8 फरवरी 2026 को होने वाली है। कम समय में अच्छी तैयारी के लिए यदि आप रिजल्ट लाना चाहते हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अधिक से अधिक पढ़िए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तभी जाकर आपको क्वेश्चन की लेवल, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, क्वेश्चन की प्रकृति, क्वेश्चन का पैटर्न, ये सभी चीज़ को आपको जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। क्वेश्चन जो होती है, क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनती है। तो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप जाकर पढ़ लीजिए, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आप 2021 से लेकर के 2024 तक सीटेट के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ उतना को पढ़ लेते हैं, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आपका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। तो कम समय में आपके लिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये आपका ईवीएस का है। और ईवीएस का यदि आपको नोट्स चाहिए, ये नोट्स आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको यह नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, आज जो हम पढ़ेंगे ईवीएस का, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो लोग भी सीटेट एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है एनीमिया। एनीमिया क्या होती है, और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए एनीमिया के बारे में पढ़ते हैं। एनीमिया क्या होती है? एनीमिया जो होती है, ये आपका हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण होती है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। एनीमिया किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है। जब हमारे शरीर में ब्लड की कमी होती है, ठीक है, आयरन की कमी होती है, तो कौन सा बीमारी होती है? एनीमिया नामक बीमारी होती है। ठीक है, तो एनीमिया जो है हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होती है। यह शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करता है। जब किसी के शरीर में एनीमिया नामक बीमारी होती है तो उसको शरीर को क्या है, मानसिक रूप से क्या करता है, प्रभावित करता है। इससे बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं है। यदि बच्चे में इस तरह की बीमारी हो जाती है, एनीमिया नामक बीमारी, तो बच्चों जो है ना, उसकी मानसिक रूप से क्या होता है, वो उसको प्रभावित करता है। और बच्चे को जो है ना, पढ़ने में क्या है, मन नहीं लगता है, बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाता है। इस बीमारी की वजह से उनका एनर्जी लेवल लो हो जाता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता है। बच्चे में यदि एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है, जब उसके शरीर में हीमोग्लोबिन यानी आयरन की कमी हो जाती है, तो उसकी जो शारीरिक और मानसिक जो है ना, ये क्या होता है, आपका प्रभावित होती है। और उसके साथ क्या होता है कि बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और साथ ही साथ क्या होता है, उसका एनर्जी लेवल जो होती है वह कम कम हो जाती है और पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता है। ये सभी क्या है, आपका एनीमिया का यह क्या है, लक्षण है। ठीक है, प्रश्न बनता भी है, पूछा भी गया है, आपको हम बताएंगे कि प्रश्न यहाँ से किस तरह से पूछा गया था। पहले तो आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। लोहा, गुड़, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां में मिलता है। यानी लोहा जो है, आपका आयरन जो है, या किन किन चीज़ों में मिलता है? तो गुड़ में मिलता है, आंवला में मिलता है, और हरे पत्तेदार सब्जियां मिलती है। ठीक है, ये सभी क्या है, आपका आयरन का स्रोत है। ठीक है, क्या है, आपका आयरन का स्रोत है। ये सभी चीज़ों में क्या मिलते हैं, आपका आयरन मिलती है, लोहा मिलती है, किसमें? गुड़ में, आंवला में, और हरे पत्तेदार सब्जियां में। यहाँ पर कुछ आयु और जेंडर के आधार पर हीमोग्लोबिन की मात्रा दिया गया है। यहाँ देखिए, आयु, नवजात शिशु जो होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है 17 से 22 डेसीलीटर होती है।
यहाँ से भी प्रश्न आपका बन सकता है, पूछ सकता है कि नवजात शिशु में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। तो याद रखिएगा, नवजात शिशु में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है ये आपका 17 से 22 डेसीलीटर होती है। 1 सप्ताह का शिशु जो होता है उसमें जो होता है आपका हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 से 20 डेसीलीटर। 1 महीने का जो शिशु होता है उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 11 से 15 डेसीलीटर। बच्चा जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है वो होता है 11 से 13 डेसीलीटर। वयस्क पुरुष जिसका उम्र 18 वर्ष से अधिक है उसमें होता है 14 से 18 डेसीलीटर। और वयस्क महिलाएं जिसकी उम्र होती है 18 वर्ष से अधिक उसमें होती है 12 से 16 डेसीलीटर हीमोग्लोबिन की मात्रा। तो इस तरह से आयु के आधार पर हीमोग्लोबिन की मात्रा दिया हुआ है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। चलिए अब पढ़ते हैं एनीमिया से संबंधित जो पूछा गया था आपके एग्जाम में क्वेश्चन, उसको भी पढ़ लेते हैं ताकि आपको भी लगे, पता चले कि हाँ मैंने जो पढ़ाया आपको ये आपके लिए महत्वपूर्ण था या नहीं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका देख सकते हैं दिसंबर 2021 सीटेट पेपर 1। यह क्वेश्चन पूछा गया था आपका एनीमिया से संबंधित। कब पूछा गया था? सीटेट पेपर 1 में दिसंबर 2021 में। नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरे पत्तीदार वाली सब्जियां खाने को सलाह देते हैं? मैंने अभी जस्ट आपको बताया भी कि गुड़, आंवला और हरी पत्तीदार सब्जियां में क्या चीज़ की मात्रा होती है? तो आयरन यानी लोहा की मात्रा होती है। तो जब किसी को एनीमिया नामक बीमारी होती है तो डॉक्टर जो है उनको गुड़, आंवला और हरे पत्तीदार सब्जियां खाने को सलाह देती है, क्योंकि हरे पत्तीदार सब्जियां, गुड़, आंवला ये सभी में आयरन की प्रचुर मात्रा होती है। तो डॉक्टर जो है जिसके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है और हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से एनीमिया नामक बीमारी होती है, तो डॉक्टर उनको क्या करता है? गुड़, आंवला और हरे पत्तीदार सब्जियां खाने को सलाह देता है। तो चलिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था, नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरे पत्तीदार वाली सब्जियां खाने को सलाह देता है? तो कौन सा बीमारी था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपका बीमारी का नाम दिया हुआ है। मियादी बुखार, एनीमिया, चिकनगुनिया, डेंगू। देखिए अभी मैंने आपको बताया है कि शरीर में हीमोग्लोबिन यानी आयरन की कमी से कौन सा बीमारी होती है? एनीमिया नामक बीमारी होती है। और एनीमिया नामक बीमारी जब होता है किसी को, तो डॉक्टर जो है ना उसको गुड़, आंवला और हरे पत्तीदार सब्जियां खाने को सलाह देती है, क्योंकि उसमें आपका आयरन जो है ना लोहे की प्रचुर मात्रा होती है। तो अभी जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था तो इसके अनुसार कौन सा आंसर हो जाएगा? आपसे अभी पूछा था ना क्वेश्चन यहाँ पर कि गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार वाले सब्जियां खाने को सलाह देता है डॉक्टर, किसको? तो जिस व्यक्ति को शरीर में एनीमिया की कमी होती है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, एनीमिया। ठीक है, एनीमिया। और यह क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था वर्ष 2021 में, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, जो आपके इससे संबंधित सीटेट के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला टॉपिक है हमारा अबू धाबी। अबू धाबी के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ, उसके बाद चलता हूँ, उसके बाद मैं लेकर चलूंगा आपको क्वेश्चन में जहाँ से आपको पूछा गया था। अबू धाबी के बारे में पढ़ते हैं। अबू धाबी यह देश रेगिस्तान इलाके में है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, इस बात को याद रखिएगा। अबू धाबी की स्थानीय भाषा क्या है? अरबी है। क्या है? अरबी है। अबू धाबी की स्थानीय भाषा क्या है? अरबी है। और यह जो अबू धाबी जी है यह कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तानी इलाके में है। ठीक है, रेगिस्तानी इलाके में। यह जो देश है अबू धाबी देश, यह कहाँ है? आपका रेगिस्तानी इलाके में है। और यहाँ की स्थानीय भाषा क्या है? आपका अरबी है। यहाँ पानी बहुत कीमती है क्योंकि यहाँ न वर्षा होती है और न ही नदियाँ, झील तथा तालाब है, क्योंकि वह रेगिस्तानी इलाका है। रेगिस्तानी इलाका होने की वजह से वहाँ पानी जो है ना, वहाँ पानी बहुत कीमती है, क्योंकि वहाँ बारिश होती नहीं है। और बारिश नहीं होती तो वहाँ क्या है? नदियाँ, झील और तालाब भी नहीं है। और पढ़ते हैं अबू धाबी के बारे में।
यहाँ रेतीली जमीन के नीचे तेल होता है। यहाँ खजूर के पेड़ अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं क्योंकि ये पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। यानी अबू धाबी में जो है ना, आपको सबसे ज़्यादा खजूर का पेड़ देखने को मिलेगा क्योंकि वो आपका कौन सा एरिया है, आपका रेगिस्तानी इलाका है। और रेगिस्तानी इलाका होने की वजह से वहाँ की जो मिट्टी है कैसा है, रेतीली है। और रेतीली जमीन के नीचे जो है ना, आपको वहाँ पर जमीन के नीचे आपको तेल प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। यानी सबसे अधिक जो है आपको तेल जो है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जमीन के नीचे। और ये वहाँ जो है खजूर का जो पेड़ होता है, खजूर का पेड़, वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है ना, आपको खजूर का पेड़ पाया जाता है। कहाँ पर? आपको अबू धाबी में, क्योंकि यही एक पेड़ है जो यहाँ उग सकता है खजूर। अबू धाबी की करेंसी दिरहम है। प्रश्न पूछा भी गया था आपके एग्जाम में। अबू धाबी की करेंसी क्या है? दिरहम है। यानी यानी कहने का मतलब है कि भारतीय जो पैसा रुपया है उसको अबू धाबी में क्या कहते हैं आप? अबू धाबी में क्या कहते हैं? दिरहम कहते हैं। ठीक है। तो अबू धाबी का जो करेंसी है, जो मुद्रा है, यह क्या है? आपका दिरहम है। इस बात को आप याद रखिएगा। और पढ़ते हैं अबू धाबी के बारे में। अबू धाबी में रेत के पहाड़ या टीले पाए जाते हैं। ठीक है। अबू धाबी में रेत के पहाड़ या टीले पाए जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर है ना, रेत की बड़ी बड़ी टीले हैं। इस या रेत के पहाड़ या टीले हैं। ठीक है। और टॉपिक पढ़ते हैं अबू धाबी के बारे में। इसलिए अबू धाबी से भारतीय समय 1 घंटा 30 मिनट आगे है। अगर अबू धाबी में रात के 9 बजे होंगे तो भारत में रात के 10:30 बजे होंगे। कहने का मतलब है कि जो हमारा भारतीय समय है, तो हमारा भारतीय समय जो है वह अबू धाबी के समय से 1.5 घंटा, यानी 1 घंटा 30 मिनट आगे है हमारा समय। ठीक है। हमारे देश का जो समय है अबू धाबी के समय से 1 घंटा 30 मिनट आगे है। यदि हमारे भारत में रात को 9 बजेगा तो अबू धाबी में 10:30 बजेगा। ठीक है। इस बात को आप याद रखिए। यानी अगर कहने वाला हो कि अबू धाबी में रात में 9 बजेगा तो भारत में रात को क्या बजेगा? 10:30 बजेगा। ठीक है। यानी हमारा जो टाइमिंग है अबू धाबी के टाइम से 1.5 घंटा आगे है, यानी 1 घंटा 30 मिनट आगे है। यदि अबू धाबी में 9 बजेगा तो भारत में 10:30 बजेगा। यानी मेरा जो समय है अबू धाबी के समय से 1.5 घंटा आगे है। चलिए, अबू धाबी से संबंधित जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है उसको मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको अबू धाबी के बारे में पढ़ाया। अबू धाबी के बारे में सही कथन को चयन कीजिए। और यह क्वेश्चन पूछा गया आपका 2014 में। ठीक है। कब पूछा गया था? 2014 में यह क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था अबू धाबी से संबंधित। क्या है भाई अबू धाबी से संबंधित, उसको पढ़ते हैं। अबू धाबी के बारे में सही कथन को चुनिए। यह रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित है। हाँ, मैंने अभी जस्ट आपको बताया अबू धाबी जो है ये आपका अबू धाबी देश जो है ये आपका रेगिस्तानी इलाके में है। तो यह तो कथन आपका सही होगा। पहला ऑप्शन ए सही है, यह रेगिस्तानी क्षेत्र में है। ऑप्शन बी पर देखते हैं। ऑप्शन बी है अबू धाबी में जल पेट्रोल की तुलना में महंगा है। हाँ, मैंने अभी आपको बताया भी था कि वहाँ जो है ना पानी नहीं है। वहाँ की जो ज़मीन होती है, वहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे जो है क्या है, तेल प्राप्त होता है। यानी वहाँ पानी जो है ना नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ बारिश होती नहीं है। और बारिश न होने की वजह से वहाँ रेगिस्तानी इलाका है। तो रेगिस्तानी इलाका होने की वजह से न वहाँ नदियाँ है, न झील है और न तालाब है। तो वहाँ जो है ना, वहाँ सबसे ज़्यादा आपको तेल देखने को मिलता है ज़मीन में। पानी तो मिलता है नहीं है। तो वहाँ जो पानी जो होता है वो पेट्रोल के तुलना में क्या होता है? महंगा होता है। ये भी कथन सही। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। हाँ, मैंने अभी बताया भी था आपको कि अबू धाबी की स्थानीय भाषा अरबी है। तो सी भी कथन सही। अबू धाबी में प्रयुक्त मुद्रा को दिनार कहते हैं? नहीं, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि अबू धाबी की जो मुद्रा होती है उसको दिरहम कहते हैं। अबू धाबी की मुद्रा को क्या कहते हैं? दिरहम कहते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग हमारा जो भारतीय मुद्रा जो रुपया कहते हैं, तो उसी तरह
अबू धाबी की जो मुद्रा होती है उसको क्या कहते हैं, दिरहम कहते हैं, दिनार नहीं कहते हैं। तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका गलत होगा। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आपका सही है। तो ऑप्शन ए बी सी आपका सही है। तो ऑप्शन ए बी सी जो आपका यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ में है, ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा भी गया था, अभी मैं आपको बताया भी। अब पढ़ते हैं अगला टॉपिक गोलकुंडा फोर्ट के बारे में। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया था, इसको भी पढ़ लेते हैं। गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद में है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे गोलकुंडा फोर्ट कहाँ है, तो याद रखिएगा गोलकुंडा फोर्ट जो है आपका हैदराबाद में है। दीवार का भाग एक गोलाकार शेप में है जिसे बेसस या बुर्ज कहते हैं। गोलकुंडा की बाहरी दीवारों पर ऐसे 87 बुर्ज है। गोलकुंडा की जो बाहरी दीवार है उसमें कितने बुर्ज है आपका, 87 बुर्ज है। कुतुब शाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1518 से 1687 तक शासन किया था। इससे पहले 1200 ईस्वी में गोलकुंडा किला मिट्टी का बना हुआ था। 1200 ईस्वी में क्या है, गोलकुंडा किला जो था किससे बना हुआ था, मिट्टी का बना हुआ था। अगला पढ़ते हैं, ऊंची और गोल दीवारें दूर तक देखने में मदद करती है जिससे आक्रमण का पता चल जाता है। जो उसका जो गोलकुंडा किला है उसकी जो ऊंची और गोल दीवार दूर तक देखने में क्या करता है, मदद करता है, जिससे कि कोई यदि बाहर से भी आक्रमण करता है तो उसको आप आसानी से देख सकता है, यानी पता चल जाता है कि कोई बाहरी आक्रमण इस किले पर करने वाला है। औरंगजेब यहाँ आक्रमण करने आया था पर असफल रहा था। लगभग 8 महीने तक किले के बाहर अपनी सेना के साथ रहा। किले के चारों तरफ खाई थी जिस वजह से आक्रमण नहीं कर पाया था। यानी गोलकुंडा फोर्ट जो है कि इस पर आक्रमण करने के लिए औरंगजेब आया था। 8 महीने तक इस किले के बाहर अपनी सेना के साथ रहा, लेकिन वह इस किले पर आक्रमण करने में असफल रहा था। उस समय कांस, जिसको ब्रॉन्ज कहते हैं, की बंदूकी बनती थी। हजारों सालों से घुमंतु वर्ग कांस यानी ब्रॉन्ज से चीजें बनाते आ रहे हैं। ठीक है, हजारों साल से क्या है, घुमंतु वर्ग जो होते हैं, आदिवासी लोग जो है, ये आपको ब्रॉन्ज की चीजें बनाते आ रहे हैं। कांस्य तांबे और टीन की मिश्र धातु है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। प्रश्न पूछ भी लिया गया है आपके एग्जाम में कि जो कांस्य जो है आपका, जो ब्रॉन्ज जो है, यह किसका मिश्र धातु है, तो तांबे और टीन का मिश्र धातु है ब्रॉन्ज, कांसा। ठीक है, तो कांस्य किसका मिश्र धातु है, तांबे और टीन का मिश्र धातु है। सुल्तान अबुल हसन संगीत और कुचिपुड़ी डांस का शौकीन था। ठीक है, सुल्तान अबुल हसन संगीत किस डांस का शौकीन था, तो कुचिपुड़ी डांस का शौकीन था। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, कुचिपुड़ी का। और कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का यह नृत्य है आपका कुचिपुड़ी। देखिए, क्वेश्चन पूछा भी गया था आपके एग्जाम में गोलकुंडा फोर्ट से। गोलकुंडा के किले में मिली बड़ी बंदूकों यानी तोपों को बनाने में उपयोग किए जाने वाले कांसे के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। और यह क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2012 में। कांसा एक तत्व है। कांसा तांबे और जस्ते की मिश्र धातु है। नहीं, मैंने आपको बताया है कि कांसा जो है ये आपका तांबे और टीन की मिश्र धातु है। तो यही आपका सही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किसके बारे में, तो गोलकुंडा के किले में जो मिली बड़ी बंदूक है, वो जो बंदूक जो मिला उसको बनाने में उपयोग किया जाने वाला कांसा के बारे में सही कथन को चयन करना था। तो कांसा जो है ये आपका किसका मिश्र धातु है, तो तांबे और टीन का मिश्र धातु है कांसा। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। कांसा किसका मिश्र धातु है, तांबे और टीन का। अभी मैंने आपको बताया भी था। अब लद्दाख के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। लद्दाख के बारे में पढ़ते हैं, मैं आपको एक एक टॉपिक जो आपके एग्जाम में से रिलेटिव है, जो पूछा जाता है, सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते चलूंगा। लद्दाख के बारे में पढ़ते हैं। लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर पार करना पड़ता है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान यानी कोल्ड डिसर्ट कहते हैं। किसको, आपको रेगिस्तान को कहा जाता है।
ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है? रेगिस्तान ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है? लद्दाख को कहा जाता है। और लद्दाख पहुंचने के लिए आपको जम्मू कश्मीर पार करना पड़ता है। यहाँ 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है। कहाँ पर? लद्दाख में। लद्दाख की जो घर की विशेषता है, यहाँ 1 से 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है। घर पत्थर के बने होते हैं, जिनकी छत और फर्श लकड़ी की होती है। दीवार मिट्टी की और उस पर चूने की मोटी परत चढ़ी होती है। ठीक है। लद्दाख की जो घर की विशेषता है, यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। एक तरफ आपको राज्य दे देगा, दूसरी तरफ घर की विशेषता दे दिया जाएगा। तो लद्दाख की जो घर होती है, लद्दाख में जो घर बने होते हैं, वह 2 मंजिला घर होती है। ठीक है। और घर जो बना होता है पत्थर का बना होता है, और जिसकी छत जो होती है वह जिसकी छत और जो फर्श होती है लकड़ी की बनी होती है। दीवार जो होती है वह मिट्टी की बनी होती है, और उस पर चूने का मोटी परत चढ़ी होती है। कहाँ जो घर ये घर बना होता है? आपका लद्दाख में। यहाँ कम बारिश होती है। यहाँ बारिश क्या होता है? बहुत ही कम होती है। लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग होता है। लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग होता है। ग्राउंड फ्लोर में जानवरों को रखा जाता है। जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो खुद भी ग्राउंड फ्लोर में रहने आ जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर में विंडो नहीं होती है। यानी लद्दाख में जो 2 मंजिला घर बनी होती है, तो ग्राउंड फ्लोर में जो है ना जानवरों को रखता है। और जब ज़्यादा ठंडी गिरती है, ज़्यादा सर्द पड़ती है, तो जो लोग हैं ना खुद ग्राउंड फ्लोर में रहने आ जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर में जो है ना विंडो यानी खिड़की नहीं होती है। गर्मी के मौसम में यहाँ के जो लोग होते हैं फल को सुखा लेते हैं और सर्दियों में इनका इस्तेमाल करते हैं। लाल मिर्च, नारंगी, कद्दू और सुनहरे पीले भुट्टे यहाँ मिलते हैं। लद्दाख में झूले झूले का मतलब वेलकम होता है। जब आप लद्दाख में जाएंगे तो वहाँ लोग क्या कहेंगे आपको? झूले झूले। इसका मतलब क्या होता है? वेलकम। टौली लकड़ी से बना झूला होता है, जिसका इस्तेमाल लद्दाख में नदी को पार करने के लिए किया जाता है। अब पढ़ते हैं चांगथांग। चांगथांग के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से भी भर भर के प्रश्न पूछता है चांगथांग के बारे में। चांगथांग पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है। चांगथांग क्या है? पहाड़ है। ऑप्शन भी इस तरह से आपको दे देगा। चांगथांग पहाड़, पठार, इस तरह से ऑप्शन में दे देगा। तो याद रखेंगे चांगथांग जो है पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है। यहाँ 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित यह जो है आपका चांगथांग पठार जो है यह आपका 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, जो कुछ हद तक भारत के लद्दाख क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में फैला हुआ है। यहाँ चांगपा नाम की प्रजाति है, जिसकी आबादी कुल 5000 लोग की है। यह हमेशा अपने भेड़ बकरी के साथ घूमते रहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो आपका चांगथांग पठार है, तो चांगथांग पठार जो है ये आपका 5000 मीटर इस पठार की ऊंचाई है। और इसी पठार पर चांगपा समुदाय के लोग रहते हैं। चांगपा जनजाति के लोग रहते हैं, जिसकी जो आबादी है 5000 की है। और यह जो लोग होते हैं, चांगपा जनजाति के जो लोग होते हैं, वो अपने जीविका के लिए किस चीज को पालन करते हैं? भेड़ और बकरी का पालन करते हैं। यानी इसका आय का जो स्रोत है भेड़ और बकरी है। चांगपा लोग अपने टेंट को रैबो कहते हैं। ठीक है। चांगपा लोग टेंट को क्या कहते हैं? रैबो कहते हैं। यहाँ सर्दियों में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा चलती है। यानी यहाँ जब ठंड गिरती है तो यहाँ जो हवा चलती है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की से क्या करती है? यहाँ चलती है आपका हवा चलती है यहाँ सर्दियों के दिन में। चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब ऐसा जगह है जहाँ कम लोग रहते हैं। ठीक है। चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब क्या होता है? तो चांगथांग का मतलब होता है जहाँ वैसा जगह जहाँ पर लोग कम रहते हैं। लेखा अर्थात टेंट के पास एक जगह होती है जिससे ये लोग लेखा बोलते हैं। ये अपने बकरी और भेड़ों को रखते हैं। ठीक है। ये जो है ना यहाँ पर बकरी भेड़ जो रखा हुआ है इसको क्या कहता है? ये लोग चांगपा जनजाति के लोग इसको लेखा कहता है। लेखा का मतलब जहाँ पर भेड़ और बकरी को रखा जाता है।
लेखा की दीवारें पत्थरों की बनी होती है। देख रहे हैं ना यहाँ पर जो है आपको जो यहाँ पर दीवार जो बना हुआ है पत्थरों का बना हुआ है। तो दीवार जो होता है किससे बना होता है? पत्थरों की बनी होती है और दीवार से जो पत्थरों से बनी जो घर टाइप का जो बना होता है उसी के अंदर यह क्या रखता है अपना भेड़ और बकरी को रखता है। ठीक है। तो लेखा की जो दीवार होती है पत्थरों की बनी होती है। हर परिवार अपने जानवर पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह बनाता है। औरतें और छोटी बच्चियां जानवरों को गिन कर चराने ले जाती है और फिर लौट कर उन्हें दोबारा गिनती है। यानी ये जो जनजाति के जो लोग होते हैं जब अपने भेड़ और बकरियों को चराने के लिए ले जाता है तो क्या है उस पर उसके उसके शरीर पर क्या है एक विशेष प्रकार का चिन्ह बनाया जाता है ताकि इसको कोई चुरा ना सके। औरतें और छोटी बच्चियां जानवरों को गिन कर चराने ले जाती है और फिर लौटने पर क्या करता है दोबारा गिनती करता है। यह लोग अपनी बकरियों को ऊंचाई और ठंडी जगह पर चराने ले जाते हैं जिससे बकरियों के बाल घने और मुलायम होते हैं। यानी बकरियां जो है ना 5,000 मीटर की ऊंचाई पर रहती है और वहाँ पर बहुत ठंड गिरती है लद्दाख में। तो वहाँ जो बकरी होती है ठंड की वजह से उसके शरीर पर जो है ना बाल की जो है ना परत जो है ना जमा हो जाती है। अब इसी बकरी के बाल से क्या बनता है? पश्मीना शॉल बनता है। चलिए पढ़ लेते हैं इसको भी। बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, प्रश्न बनता भी है यहाँ से। पश्मीना शॉल क्या है? पश्मीना शॉल चंगपा लोग द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनती है। जिन बकरियों से मुलायम पश्मीना ऊन मिलती है वह बहुत ऊंचाई पर लगभग 5,000 मीटर ऊपर रहती है। मैंने अभी आपको बताया भी था कि जो चांगथंग जो पठार है ये आपका जो लद्दाख में पड़ता है चांगथंग पठार। और उसी चांगथंग पठार जो है उस पर कौन रहता है? आपका चांगपा जनजाति के लोग रहता है। और चांगपा जनजाति के जो लोग हैं वह भेड़ और बकरियों को पालता है। और जो बकरी जो होती है वह 5,000 मीटर की ऊंचाई पर रहता है। तो 5,000 मीटर की ऊंचाई पर रहता है तो जब ठंडी होती है तो ठंड के कारण उसके जो बकरी जो होती है उसके शरीर पर बालों की एक मोटी परत जो है ना जम जाती है और इसी बाल से पश्मीना शॉल तैयार होती है। तो वही बात यहाँ लिख रहा है कि जिन बकरियों से मुलायम पश्मीना ऊन प्राप्त होती है वह बहुत ऊंचाई पर लगभग 5,000 मीटर ऊपर रहती है यह बकरी। ठंड में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। जब वहाँ ठंड गिरती है तो वहाँ की जो टेम्परेचर होती है वह 0 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। बकरी के शरीर पर गर्म बालों का कोट बन जाता है। इनमें से कुछ बाल बकरियों गर्मियों में गिरा देती है जिनका प्रयोग पश्मीना शॉल बनाने में होता है। इनका एक बाल इतना पतला होता है कि इनके 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होगा। यानी इसका जो ये जो बकरी है पश्मीना बकरी इसका जो बाल होती है इतना महीन बाल होती है कि जब हम अपना 6 बाल को एक साथ मिलाएंगे तो जो मेरा 6 बाल होगा उसका यह एक बाल का बराबर होगी। इतना पतली और महीन बाल होती है। यह शॉल हाथ से बनाए जाते हैं। लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक प्लेन शॉल बनता है। यानी यह जो शॉल बनती है आपका पश्मीना शॉल तो यह पश्मीना नामक बकरी से बनती है और इसकी जो बाल होती है इतना महीन होती है इतना पतली होती है कि इसको मशीनों से बनाना असंभव है। तो यह जो शॉल बनता है पश्मीना शॉल यह बुनकरों द्वारा हाथों से बनाया जाता है क्योंकि बाल महीन होती है मशीनों से बनाना असंभव है मशीन से बन नहीं सकता है। इतना महीन बाल होती है इतना पतला बाल होता है तो इसको हाथों से बनाते हैं। पश्मीना शॉल को जो है ना हाथों से बनाया जाता है और एक पश्मीना शॉल को बनाने में 250 घंटा की समय लगता है। जब बुनकर 250 घंटा काम करते हैं तो तब जाकर के एक पश्मीना शॉल तैयार होता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। एक पश्मीना शॉल को बनाने में 250 घंटा की समय लगता है। एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देती है। ठीक है, प्रश्न पूछा भी गया था आपके एग्जाम में कि एक पश्मीना शॉल कितने स्वेटरों के बराबर गर्मी देती है और एक पश्मीना शॉल को बनाने में कितने घंटा का समय लगता है। तो एक पश्मीना शॉल
को बनाने में 250 घंटा का समय लगता है और एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देती है। ठीक है, प्रश्न पूछा भी गया था आपके एग्जाम में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कल हम फिर आपके लेकर आऊँगा, पढ़ाऊँगा श्रीनगर के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अधिक से अधिक अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो लोग तैयारी करते हैं उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके।